सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13। ओके, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 जो है वाटर, ओशंस। मतलब कैन यू थिंक ऑफ लाइफ विदाउट वाटर? इट इज़ सेड दैट वाटर इज़ अ लाइफ. Water is an essential commodity of all life forms that exist over the surface of Earth. The creatures on Earth are lucky that it is water planet. Otherwise, we all would have no existence. Water is a rare commodity in our solar system. There is no water on the sun or anywhere else in the solar system. The Earth, fortunately, has an abundant supply of water on its surface and hence it is called blue planet. देखो, अगर आप इमेजिन करो विदाउट वाटर क्या एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ या एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट कर सकती है? हार्डली पॉसिबल. ओके, हार्डली का इम्पॉसिबल है फॉर ह्यूमंस टू सर्वाइव ऑन अर्थ विदाउट वाटर. और कहीं पे भी सोलर सिस्टम में वाटर नहीं मिलता है, ना सन पे ना किसी और प्लानट पे, एक्सेप्ट ऑन अर्थ. इसीलिए अर्थ को जो ब्लू प्लानट कहा जाता है. आज हम लोग जो है वाटर्स के इसका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, इसका कहाँ कहाँ मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, कितना टाइप का मिलता है, फ्रेश है, सलाइन है, सॉल्टी है, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. कैसे बना है, कहाँ से आता है, किस तरह से इसकी साइकिल रोटेट होती है. ठीक है, ओके. तो वाटर साइकिल के बारे में पढ़ते हैं. वाटर साइकिल. वाटर इज अ साइक्लिक रिसोर्स. कैसे? इट इज यूज्ड एंड रीयूज्ड. वाटर ऑल्सो अंडरगोज ए साइक्लिक फॉर्म. देखो, द ओशन टू लैंड, लैंड टू ओशन. द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन इन एंड अबव द सरफेस. द वाटर साइकिल हैज बीन वर्किंग फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स एंड ऑल द लाइफ्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन इट. नेक्स्ट टू एयर, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड रिक्वायर्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लैंड. देखो, वाटर जो है एक कंटिन्यूस साइकिल में चलता है. मैं समझाऊंगा कैसे. लैंड से ओशन पे, ओशन से लैंड पे, एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है. मूवमेंट हमेशा मूव पे रहता है. ठीक है, जो बिलियंस ऑफ ईयर से जो है हो रहा है, जो इस साइकिल में चल रहा है. ठीक है, इसी की वजह से लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है ह्यूमंस की अर्थ पे. जो वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड है अनइवनली है. ये नहीं है कि सब कॉन्टिनेंट्स पे बराबर का पानी है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है. ठीक है, मेनी लोकेशन जहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर है और कहीं पे लिमिटेड क्वालिटी में. तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज ए सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन द अर्थ हाइड्रोस्फीयर इज इन डिफरेंट फॉर्म्स. जैसे लिक्विड में, सॉलिड में, गैसियस फेज में जो वाटर मूव करता है, ये कंटिन्यूसली एक्सचेंज होता रहता है वाटर ओशंस और लैंड के बीच में. ठीक है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे जो है एवेपोरेशन, 84% एवेपोरेशन ओशन से और बाकी जो है 16% लैंड से. 16% जो है एक्स एवेपोरेट. ये एवेपोरेट होता है यहाँ से. जब हीट होता है तो कंडेंसेशन होती है ना, तो एवेपोरेशन होती है, कंडेंसेशन हो गई, क्लाउड की फॉर्मेशन हो गई वाटर वेपर से, है ना. तो क्या होगा? रेन होगी ना, रेन. देखो, अगर कौन सा पेन, ये देखो, ये क्या होगी? रेन हो रही है कि नहीं? ये रेन हो रही है, एरियाज़ में हुई रेन. ये देखो, इधर रेन हुई, फिर क्या हुआ? रन ऑफ वाटर से 7% आएगा. कुछ जो है पेनिट्रेट करके क्या हो जाएगा? अंडरग्राउंड वाटर हो जाएगा. ठीक है, कुछ जो है इसमें क्या होगा? कुछ जो है आइस ग्लेशियर्स हो जाएंगे. ठीक है, और ये जब फिर से क्या है? रिवर में, कहाँ पे? रिवर में जो है रन ऑफ हो गया, हुआ ना. और रिवर से ओशन में आ जाएगा. कुछ के लेक्स बन जाते हैं, कुछ जो है ग्लेशियर्स बन जाते हैं ना, कुछ जो है अंडरग्राउंड चला जाता है वाटर, है ना. तो ये एट दैट फिर ओशन में आया और लैंड पे रहा, वहाँ से फिर एवेपोरेट होगा, फिर से क्लाउड्स बनेंगे, फिर से रेन होगी, फिर से. तो ये कंटिन्यूसली एक गोल साइकिल चलती रहती है. इसे कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. कंटिन्यूसली एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, है ना, एक्स एवेपोरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, कन्विक्शन, कंटिन्यूसली चलता रहेगा. समझे? इसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. समझे कि नहीं समझे आप? ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. देखो, अमाउंट ऑफ वाटर सरफेस पे कितना है वॉल्यूम्स में. ठीक है, 97% ऑफ द वाटर जो है ओशन में. ठीक है, 2% जो है आइस केप्स में, ग्लेशियर्स 0.68, लेक्स में 0.01, 0.05, 0.005% सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में 0.001 है. कितना कम है. स्ट्रीम्स और चैनल देखो, रिवर्स में सबसे कम है, बायोस्फीयर में उससे कम है. तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ पे है? फ्रेश वाटर. ये जो है ये फ्रेश वाटर है. ओशन का तो फ्रेश वाटर नहीं है ना, वो तो साल्टी है, सलाइन है, ड्रिंकिंग के लिए नहीं है. फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा आइस केप्स में पाया जाता है और ग्लेशियर्स और ग्राउंड वाटर की फॉर्म में. ठीक है, उसके बाद लेक्स और मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर में, फिर एटमॉस्फेयर में, फिर जाके स्ट्रीम्स और रिवर्स में. वैसे एक्चुअल क्वांटिटी ओशन की सबसे, वाटर की सबसे ज़्यादा कहाँ है? ओशंस में, जहाँ 97.25% है. लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो वाटर फॉर कंजम्पशन है ह्यूमन नीड के लिए, वो जो है आइस केप्स और इसमें पाए जाते हैं. कंपोनेंट देखो, वाटर स्टोरेज इन ओशन,
इससे क्या होता है, एवेपोरेशन, एक्स एवेपोरेशन और सब्लिमेशन होता है। वाटर जो एटमॉस्फेयर में वहाँ कंडेंसेशन होती है, फिर प्रेसिपिटेशन बारिश होती है। वाटर जो स्नो और आइस केप्स में वो मेल्ट होता है, स्ट्रीम्स बनती हैं। सरफेस रन ऑफ से क्या है, फ्लो होती हैं फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स जो इन्फिल्ट्रेट करती है ना वाटर। ग्राउंड वाटर स्टोरेज होता है, डिस्चार्ज होती है स्प्रिंग से। ग्राउंड वाटर कहाँ से, स्प्रिंग से डिस्चार्ज होता है, जो हम पीने के लिए यूज़ होता है। तो एटमॉस्फेयर में जो है डिफरेंट टाइप्स, देखो 71% जो है वाटर ऑफ प्लानिटरी वाटर जो है ओशंस में पाया जाता है। बाकी जो है फ्रेश वाटर जो ग्लेशियर सोर्स, लेक्स, एटमॉस्फेयर, स्ट्रीम्स में जो मैंने अभी बताया वहाँ पाया जाता है। ठीक है, इट इज़ नोटेड दैट रिन्यूएबल वाटर ऑन अर्थ इज कॉन्स्टेंट वाइल द डिमांड इंक्रीजिंग ट्रमेंडसली। वाटर तो कॉन्स्टेंट ही है ना, वो कहीं से कहीं बाहर की दुनिया से थोड़ी पोर इन हो रहा है प्लानट के बीच में और बढ़ रहा है, वो तो उतने का उतना ही है ना। लेकिन हमारी डिमांड्स उसके यूज़ की कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है कि नहीं। इससे क्या हो रहा है, इससे वाटर क्राइसिस हो रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में। पोल्यूशन जो हो रहा है रिवर वाटर्स का और इस क्राइसिस को एग्रीवेट कर रहा है। हाउ कैन यू इंटरवीन इन इम्प्रूविंग द वाटर क्वांटिटी एंड आर्गूमेंटिंग द एबिलिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर। आप कैसे इंप्रूव करोगे वाटर की क्वालिटी को और उसकी क्वांटिटी को अवेलेबल। ये एक बड़ा इशू आज के दौर में आ गया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फ्रेश वाटर बड़ा लिमिटेड है यूज़ करने के लिए, समझे। मुझे पानी पी लेने दो। ठीक है, देख लिया हमने फ्रेश वाटर किस किस शेप में कहाँ कहाँ पाया जाता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है। हम नेक्स्ट चलेंगे ओशन रिलीफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओशन आर कन्फाइंड टू ए ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द अर्थ्स आउटर लेयर। अर्थ की जो आउटर लेयर है क्रस्ट, वहाँ पे एक ग्रेट डिप्रेशन में जो है ओशंस पाए जाते हैं। ठीक है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ये एरिया, ठीक है, ये डिप्रेस्ड एरिया नीचे दबा हुआ है ना। इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ ओशन, उसके बेसन ऑफ अर्थ में उसकी टोपोग्राफी कैसी है ना। द ओशंस अनलाइक कंटिनेंट के मर्ज्ड सो नेचुरली इनटू वन अनदर दैट इट्स हार्ड टू डिमार्केट देम। कॉन्टिनेंट तो अलग अलग है ना, तो हम उनको इजीली डिमार्केट करते हैं, लेकिन ओशन ऐसे सबमर्ज हो चुके हैं और ऐसे एकदम एक दूसरे के साथ मर्ज हैं कि उनको जो है डिमार्केट करना, उनकी बाउंड्रीज बड़ा मुश्किल है। जोग्राफर्स ने जो है ओशंस को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ में 4 ओशंस में डिवाइड किया, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन और आर्टिक। बाकी वेरियस सी हैं, बेज हैं, गल्फ्स हैं, अदर इनलेट्स हैं जो पार्ट हैं इन 4 ओशंस के। बाकी सब चीज़ें जैसे बे ऑफ बंगाल, अराबियन सी, अच्छा रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, ये सारे इन ओशंस के पार्ट हैं। ठीक है, अब मेजर पोर्शन जो है ओशन फ्लोर का, ये बिटवीन 3 से 4 किलोमीटर बिलो द सी लेवल है। सी लेवल बिलो द सी लेवल, एक कोस्ट लाइन जहाँ पे सी है वहाँ से 3 या 4 किलोमीटर जो है डाउन है ओशन की रिलीफ। द लैंड अंडर द वाटर ऑफ द ओशंस एंड दैट इज द ओशन फ्लोर जो एग्जिबिट करता है कॉम्प्लेक्स और वेरिड फीचर। देखो ओशन के अंदर भी ना ये थोड़ी एक प्लेन एरिया है। ठीक है, वहाँ पे बड़े बड़े रगड़ जो वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज पाई जाती हैं, डीप ट्रेंचेस हैं, है ना, ट्रेंच देखिए ऐसे ट्रेंच, डीप ट्रेंचेस। ठीक है, प्लेन एरियाज हैं ओशन के अंदर। ठीक है, ये फीचर क्या है, ऑल दोज आर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जितने कॉन्टिनेंट पे फीचर पाए जाते हैं ना, जो फैक्टर्स है ना, वो ओशन में भी, ओशन के अंदर भी पाए जाते हैं। और जिस फीचर से इंडिया पे, जैसे वर्ल्ड में जैसे कॉन्टिनेंट्स पे जिस फीचर से जो है रिलीफ्स बनी है या लैंड फॉर्म्स बनी है, वैसे ही ओशन में भी बनती है, टेक्टोनिक से, वेल्कोनिक से, डिपोजिशनल प्रोसेस से। माउंटेन्स, प्लेन्स, एबेसल्स प्लेन्स, ट्रेंचेस, ये सारे ओशन के जो बनी है ये भी उन्हीं प्रोसेसेस से बनी है। जैसे डिवीजन कैसे है ओशन का डिवीजन किया गया है 4 मेजर डिवीजन। कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, देखो, फिर क्या है कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन्स हैं, ओशन डीप्स हैं। बिसाइड दीज डिवीजन कुछ मेजर और माइनर रिलीफ फीचर्स भी हैं ओशन फ्लोर पे, जैसे रिजेस हैं, हिल्स हैं, छोटी छोटी हिल्स समझते हैं, पहाड़ियाँ छोटी छोटी, सी माउंट्स हैं, ग्योट्स हैं, ट्रेंचेस हैं, कैनियंस हैं। जैसे हमें यहाँ रिवर्स चलता है तो रिवर साइड में कैनियंस बनते हैं ना ऊंचे ऊंचे, वैसे रिवर के अंदर और सी के अंदर भी हैं, ओशन के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ना, ये एक्सटेंड मार्जिन ईच कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइड बाय रिलेटिवली शैलो सी एंड गल्फ्स। इट्स शैलो पार्ट ऑफ दीज शोइंग एवरेज ग्रेडियंट ऑफ 1 मीटर। देखो, or the 1 meter or less. The shelf typically ends at the very steep slope and called as shelf breaker. देखो जैसे ये इंडिया है, ठीक है, मैं इधर दिखाता हूँ,
ये इंडिया है ये है ना इंडिया, ठीक है। इसके जो ये एरियाज है ना, ये है ना, यहाँ पे ना ये एरिया, यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट का ये शेल्फ एरिया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये अब्रप्टली ख़त्म होता है, फिर यहाँ आगे जो है अब्रप्ट हो जाता है। ये शेल्फ एरिया है, ये एरिया जो है, यहाँ पे सी है ना नीचे, ये शेल्फ है। यहाँ पे सेडिमेंट्स, फॉसल फ्यूल्स जो यहाँ से ड्रेन करके रिवर लाती है, वो यहाँ आके जो है बह जाते हैं, समझे। इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। जो विड्थ है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की फ्रॉम वन ओशन टू वेरी करती है, कहीं ज़्यादा है कहीं ज़्यादा विड्थ, लेकिन एवरेज विड्थ 80 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। शेल्फ का कहीं कहीं बिल्कुल एब्सेंट है, कहीं पे नहीं होता है किसी कॉन्टिनेंट और कंट्री के मार्जिन पे, कहीं है तो वो नैरो है मार्जिन है। कोस्ट लाइन जैसे चिल्ली की कोस्ट लाइन है, वहाँ क्या है, वहाँ है कन्वर्जेंस बाउंड्रीज, ठीक है। तो वहाँ माउंटेन का राइज हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है बिल्कुल नैरो है या फिर एब्सेंट है, ठीक है। जैसे सुमात्रा कोस्ट है ना, और जैसे साइबेरियन शेल्फ है, वो बहुत बड़ी है इन आर्टिक ओशंस में, लार्जेस्ट है, 1500 किलोमीटर की समुद्र के अंदर ऐसे शेल्फ है, ठीक है, ये एरिया, ठीक है। डीपेस्ट ऑफ द शेल्फ्स ऑल्सो वेरीज इन एडिन में भी शैलो 30 मीटर, इन किस एरिया में कुछ 600 मीटर तक जो है डीप होती है ओशन में, लैंड से ओशन तक, ठीक है। तो शेल्फ पे जो है ना बहुत थिकनेस की सेडिमेंट्स देखो, ये देखो शेल्फ एरिया, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये है सीजन, ये क्या है, लेवल है, ये ओशन है, ठीक है। ये एरिया देखो, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, समझो। यहाँ से ब्रेक हुआ है, ये देखो बीच में कैनियन, जो रिवर बीच में से फ्लो करके गई, सेडिमेंट्स जाके यहाँ आ गए, ठीक है। इस शेल्फ पे जो है, इस पे फॉसिल्स भी मिलते हैं, रिवर्स के, ग्लेशियर्स के, ब्रॉट जो ग्लेशियर लेके आती है ना, बहुत सारे सेडिमेंट्स यहाँ आगे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है, ये यहाँ से जब नीचे गया ना, ये कॉन्टिनेंट, ये शेल्फ, इसको क्या कहते हैं, ब्रेक, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है जो हमने आगे पढ़ी, देखो कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। ये जब एकदम ये है, समझ लो शेल्फ है ना, ये ब्रेक हुआ ना, ये कॉन्टिनेंटल, इसको कहते हैं स्लोप, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। तो ये जो है, इसकी डेप्थ जो है 200 मीटर से 3000 मीटर तक भी होती है, ठीक है। फिर डीप ओशन प्लेन्स, यहाँ पे यहाँ से कॉन्टिनेंटल राइज हुआ है ना, ये कॉन्टिनेंटल राइज हुआ है, तो बीच में जो है बड़े बड़े प्लेन्स होते हैं, तो डीप ओ सी प्लेन्स, ठीक है। ट्रेंचेस, डीप ट्रेंचेस क्या होती हैं, देखो ये बेसल प्लेन है, ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो है ये प्लेन एरिया है, ये पूरा प्लेन एरिया है ओशन पे, है ना। ये माउंटेन, ये ग्योट्स, सी माउंट्स बने हुए बीच में वेल्कोनिक एक्टिविटीज से, ठीक है। ये सी माउंट्स, ग्योन, ये बेसल हिल्स हैं बीच में, है ना, ये बेसल प्लेन है, ये छोटी छोटी हिल्स देख रहे हो, ये छोटी छोटी हमें मैं मैप पे दिखा रहा हूँ, वैसे एक्चुअली में जो है माउंटेन के अंदर बड़ी बड़ी हैं। ये देखो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, ये ट्रेंचेस है नीचे, ठीक है। ये ट्रेंचेस जो है वोल्केनिक एक्टिविटीज से भी बनते हैं, ठीक है। ये नीचे बीच भी खड्डे हैं, बड़े बड़े रिजेस हैं बनी हुई। तो ये माइनर रिलीफ, कुछ माइनर रिलीफ देखो, रिफ्ट बीच बीच में छोटी छोटी बड़ी माउंटेन, ये देखो रिफ्ट बनी हुई है ना वोल्केनिक एक्टिविटी से, कहीं फ्रैक्चर हो गया है, कहीं कॉन्टिनेंट है ना बीच में से, कॉन्टिनेंट नहीं सॉरी, टेक्टोनिक प्लेट से जो है फ्रैक्चर क्रिएट होता है, यहाँ से वोल्केनो ऊपर आता है, ठीक है। इस तरह के माइनर और मीडियम ये है, ये ओशनिक रिलीफ्स बनती हैं, ठीक है, समझे। सी माउंट्स, ग्योट्स मैंने आपको समझाया, ये एटोल, ये जो ये आइलैंड्स हैं कोरल रीफ्स वाले, इसको क्या कहते हैं, एटोल। ये कोरल रीफ्स जो है, हम अब कंसेप्ट पढ़ेंगे कोरल रीफ्स का, वो क्या होता है, ठीक है। कोरल रीफ्स है ये जो ग्योट्स, सी माउंट, सबसिडेंस से देखो, ग्रेजुअल सबसिडेंस थ्रू द स्टेजेस कम टू बिकम ए फ्लैट टॉप बच जाता है सबमर्ज माउंटेन का, ठीक है। सबमरीन कैनियन से देखो, ग्रैंड कैनियन है ना कोलोराडो रिवर्स का, जैसे लैंड पे है वैसे ओशन में भी होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ से जब नीचे लार्ज रिवर जब किसी जो ओशन में फ्लो करती है ना, तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को वो इरोड कर देती है, ओवर द ईयर वहाँ कैनियंस बन जाते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये देखो, मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ, फिर देखना यहाँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये रिवर, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, यहाँ से रिवर को आके समझ हुई, तो ये तो बीच में जो है गड्ढा बन गया ना, ये नाले की तरह, ये है कैनियन बन गया यहाँ पे समझ करके। और मटेरियल यहाँ पे देखो, रिवर का जो रिवर सेडिमेंट्स लेके आई थी, वो यहाँ आके कॉन्टिनेंटल राइज जहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से कॉन्टिनेंटल राइज हो रहा है, कॉन्टिनेंट प्लेट जो है राइज हो रही है, ऊंची उठ रही है, ठीक है। तो ये प्लेन में आके यहाँ सेडिमेंट्स छोड़ देगा, ठीक है। ये डिफरेंट फीचर्स हैं किसके, ओशन के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं, इनको आपने याद रखना है, इमेज, ठीक है।
कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को। देखो टेम्परेचर जो है ना ओशन का, वो जो है एक तो ओशन बहुत स्लोली हीट होता है और स्लोली ठंडा होता है। पीछे हमने जब सी लैंड और सी ब्रीज वाला कंसेप्ट पढ़ा था, क्योंकि लार्ज वाटर बॉडी है और वाटर लैंड से जो है जल्दी और लेट जो है ठंडा गर्म होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर जो है अर्थ की जो ओशन सरफेस है उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ना है कि कैसे कैसे सब जगह एक तक कि लैटिट्यूड पे बहुत डिपेंड करता है। जो टेम्परेचर है सी वाटर का वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम ओशन से पोल की तरफ जाते हैं। इंसुलेशन का इंसुलेशन का भी तो फर्क पड़ता है। वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सोलर इंसुलेशन होती है, सोलर की किरणें रेज पड़ती हैं। हम जैसे पोल की तरफ जाएंगे तो कम पड़ेंगे। तो टेम्परेचर जो है लैटिट्यूड पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि लैटिट्यूड जैसे ही इक्वेटर से हम दूर जाएंगे तो डिक्रीज होगा टेम्परेचर ओशन का, ठीक है, ओशन वाटर का, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और वाटर, जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो रिसीव मोर हीट ड्यू टू द कंटेक्ट विद द लार्जर एक्सटेंट ऑफ लैंड। तो हीट जो है ज़्यादा रिसीव करता है क्योंकि ज़मीन जो है लैंड जो है उससे कांटेक्ट में। साउथ हेमिस्फीयर में जो है वो लैंड कम है तो ओशन बॉडी जो है कम हीट रिसीव करती है। प्रिवेलिंग विंड्स पे भी डिपेंड करता है कौन सी, जैसे विंड जो ब्लो करती है लैंड से ओशन की तरफ वो ड्राइव करती है वार्म सरफेस वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट। तो लैंड से जो सी की तरफ ब्रीज चलती है ना वो भी है। प्रिवेलिंग विंड्स पे भी बहुत असर पड़ता है। जैसे ऑन शोर जैसे पाइल अप वार्म वाटर, ऑन शोर शोर्स पे वार्म वाटर पाइल अप हो जाता है, किससे, जो वो नियर द कोस्ट होती है, जो टेम्परेचर को राइज करती है। ओशन करंट्स, देखो वार्म ओशन करंट जो है राइज करते हैं टेम्परेचर कोल्ड एरियाज़ का, वहीं कोल्ड करंट जो है वो डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर जो है वार्म ओशन एरियाज़ का। तो ओशन करंट्स पे भी डिपेंड करता है। ओशन करंट्स का भी देखें, जैसे जैसे गल्फ स्ट्रीम है, ये एक वार्म ओशन करंट है। तो ये क्या करता है, टेम्परेचर जो ईस्टर्न कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका की और वेस्ट कोस्ट है यूरोप की, वो है ना, वाइल लैब्राडोर करंट जो कोल्ड करंट है ये लोअर करता है टेम्परेचर जो है नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ओशन करंट्स पे भी डिपेंड करता है। हम करंट्स आगे पढ़ेंगे सिमिलर आगे अभी इसी चैप्टर में। तो इस तरीके से जो है ओशन करंट डिपेंड करता है किस किस फैक्टर्स पे। फैक्टर बताओ। अनइवन कौन कौन से फैक्टर है, लैटिट्यूड एक फैक्टर है, फिर क्या है, करंट्स दूसरा फैक्टर है ना, लैटिट्यूड है, करंट्स है, फिर क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लैंड और सी का जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा साउथ में कम है, ठीक है। प्रिवेलिंग विंड्स, ये सारे फैक्टर्स जो हैं मिलाकर इनसे हमें क्या पता चलता है, टेम्परेचर का। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर हम पढ़ते हैं। देखो टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल फॉर द ओशन वाटर शोज हाउ द टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन डेप्थ। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना तो टेम्परेचर कम होगा ओशन, क्योंकि ऊपर से नीचे सन रेज थोड़ी पहुंचेंगे। तो प्रोफाइल शोज दैट द बाउंड्री रीजन बिटवीन सरफेस वाटर एंड ऑफ द ओशन एंड डीपर लेयर्स, द बाउंड्री यूजली बिगिन 100 से 400 मीटर जो है बिलो द सी लेवल से है ना, एक्सटेंड द सेवरल 100 मीटर डाउनवर्ड दिस बाउंड्री रीजन, ठीक है, 100 से 400 मीटर के रेंज से, ठीक है। अबाउट 90% जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है इज फाउंड बिलो द थर्मोसिंक्लाइन ऑफ द डीप ओशन। थर्मोसिंक्लाइन किसे कहते हैं, वेयर देयर इज अ रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोसिंक्लाइन। जहाँ से एकदम रैपिड डिक्रीज जो है ये, यहाँ से जहाँ से रैपिड डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर जो है, माइनस में जा रहा है टेम्परेचर रैपिडली, उस एरिया उस लाइन को थर्मोसिंक्लाइन बोलते हैं। इससे जो नीचे नीचे है अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द वाटर जो है नीचे पाया जाता है थर्मोसिंक्लाइन से, ठीक है। इन दिस जोन टेम्परेचर अप्रोचेस टू 0 डिग्री, थर्मोसिंक्लाइन से नीचे। तो देखो टेम्परेचर का जो स्ट्रक्चर है ना ओशन में, वो जो मिडल और लो लैटिट्यूड एरिया में उसको डिस्क्राइब किया जाता है 3 लेयर से। फर्स्ट जो है टॉप लेयर है मिडल और लो लैटिट्यूड एरियाज में, ठीक है। फर्स्ट जो लेयर है जहाँ पे ओशन का वार्म ओशन वाटर होता है, जो अबाउट 500 मीटर थिक इन विद टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 20 to 25 डिग्री, 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर, 500 मीटर की थिकनेस पे है ना। सेकंड लेयर है ना, सेकंड लेयर में जो है बिलो फर्स्ट लेयर है ना 500 से 1000 डिग्री तक, ये देखो ये है, यहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर है, फिर 16 12 है ना 8 4 डिग्री आ गया है ना 100 मीटर तक। अब यहाँ से है ना एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है ये थर्मोसिंक्लाइन से, ठीक है, डेप्थ में। इसको कहते हैं थर्ड लेयर पे जो है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है पानी, ठीक है। ये कुछ फैक्टर है, ओके, टेम्परेचर डिफरेंस के, ठीक है। टेम्परेचर कहाँ कहाँ से, थर्मोक्लाइन, ये याद रखना ये टर्म, जहाँ से रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है। ये कहाँ है, 500 से 1000 मीटर से नीचे का, ठीक है। सैलिनिटी जो है पानी की,
जितने भी वाटर बॉडीज हैं, वेदर रेन वाटर है या ओशन वाटर है, कंटेन डिजोल्व मिनरल साल्ट तो होते हैं ना सब में, ठीक है। सैलिनिटी इन टर्म्स यूज टू डिफाइन टोटल कंटेंट ऑफ कितना सॉल्ट कंटेंट है सी वाटर में। सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर ऐसे डिफाइन किया जाए, देखो इसको डिफाइन किया जाता है ग्राम्स पर पार्ट्स में, है ना। जैसे इट इज़ कैलकुलेटेड एज ए अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजोल्व इन 100 ग्राम्स, मतलब 1 kg ऑफ सी वाटर में, जिसको यूजली 1000 पर पार्ट्स में हम इसको पीपीटी में ऐसे थाउजेंड्स पर पार्ट है ना, ऐसे एस में डिफाइन करते हैं। सैलिनिटी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है सी वाटर का। जैसे सैलिनिटी जो है बैकिश वाटर की कितनी है, 24.7% हैज़ बिन कंसिडर्ड द अपर लिमिट टू डिमार्केट ब्रैकिश वाटर। फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं सैलिनिटी को? सैलिनिटी ऑफ वाटर इन अ सरफेस लेयर ऑफ ओशन डिपेंड मेनली ऑन एवेपोरेशन एंड प्रिसिपिटेशन। एवेपोरेशन पे और प्रिसिपिटेशन पे जो है सैलिनिटी जो है ओशन सरफेस की जो है मापते हैं। सैलिनिटी जो ग्रेटली इन्फ्लुएंस है कोस्टल एरियाज़ की, वो फ्रेश वाटर, क्योंकि रिवर्स के एक्शन से बहुत सारा फ्रेश वाटर जो है वो क्या होता है, ओशन में आता है ना। तो कोस्टल एरियाज़ की सैलिनिटी जो है कम होती है एज़ कम्पेयर टू, इन्फ्लुएंस करता है ना कितना वाटर फ्रेश वाटर जो है ऐड हुआ है। अब सैलिनिटी जो है विंड्स की वजह से भी सैलिनिटी इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि विंड जो है इन्फ्लुएंस करती है सैलिनिटी ऑफ एरिया, जो ट्रांसफर कर देती है वाटर को। अपर लेयर ऑफ वाटर जो उधर ट्रांसफर हो जाए, अपर लेयर ऑफ वाटर में ज़्यादा सैलाइन होता है एज़ कम्पेयर टू लो वाटर। तो ऊपर का वाटर जो है विंड मूव करेगी, नीचे से वाटर ऊपर आ जाएगा। तो विंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये चीज़ें पॉइंट्स याद रखने हैं, समझो आप बस पॉइंट्स। एवेपोरेशन और प्रिसिपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, 2 पॉइंट। तीसरा सैलिनिटी जो है वो जो है कोस्टल एरियाज में जो फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स होता है रिवर्स, ठीक है। तीसरा है ओशन करंट्स, विंड तो हो गया, ओशन करंट्स भी है। जैसे सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी ऑफ वाटर आर इंटर रिलेटेड, हिंस द चेंज इन टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंसेस सैलिनिटी ऑफ वाटर। क्योंकि सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इस तरीके से सैलिनिटी डिफाइंड होती है। ये देखो सरफेस टेम्परेचर एरियाज का, ओशन सरफेस का, ओके। ये है डिजोल्व जो साल्ट है सी वाटर में, क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, ठीक है, मैग्नीज, कैल्शियम, पोटाशियम बाइकार्बोनेट, ब्रोमीन, बोटा, सोडियम। इस तरीके से सबसे ज़्यादा क्या है, क्लोरीन है, और फिर क्या है, सोडियम, क्लोरीन और सल्फेट। ये 3 मेजर जो है साल्ट जो है, सॉल्ट्स जो हैं डिजोल्व हैं वाटर में। पर केजी में जो है 18% जो है क्लोरीन है, और 10% जो है ये मिलाकर जो है 30%, ये 3 मिलाकर जो है ये साल्ट्स जो हैं 1 kg ऑफ जो है 1 kg ऑफ वाटर में होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको जो है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा जो है लैटिट्यूड्स पे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे रेड सी में जो है ये हाईएस्ट है 41% पर पार्ट में। जी वाइल एस्ट्रीज और आर्टिक्स में द सैलिनिटी 0 से 35% तक है। ये एस्ट्रीज जो रिवर्स एस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे मिक्सड होता है ना सीजनली। हॉट और ड्राई रीजन्स में जहाँ वेपोरेशन बहुत हाई होती है वहाँ सैलिनिटी 70% पर पार्ट होती है 100 का, ठीक है। सैलिनिटी की वेरिएशन पैसिफिक में इज मेनली ड्यू टू द शेप एंड लार्जर एरियल एक्सटेंट, सिमिलरली डिक्रीजेस फ्रॉम 35 to 31 वेस्टर्न पार्ट्स में, ठीक है। तो सैलिनिटी जो है ना, मैंने सैलिनिटी का बताया किस किस, एवेपोरेशन जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ सैलिनिटी ज़्यादा होगी, इक्वेटोरियल रीजन में सैलिनिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पोलर रीजन्स, क्योंकि एवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है। आर्टिक रीजन में फिर रिवर्स के इन्फ्लक्स से भी होता है कि रिवर का कितना पानी आ रहा है कोस्टल एरियाज के, ओके। जैसे नॉर्थ सी है, जो नॉर्थ सी लो in spite of its location in the high latitude record higher salinity due to more saline water brought by North Atlantic drift। अब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है नॉर्थ सी में वो ज़्यादा जो है वो इक्वेटर से जो नॉर्थ की तरफ जो है वाटर लेके जाता है, इक्वेटोरियल वाटर में जो है ज़्यादा सलाइन है। तो डिस्पाइट वो जो हायर लैटिट्यूड में है जहाँ जो है आर्टिक ओशन का पानी आ रहा है बर्फ़ पिघल के, फिर भी जो है सलाइन है ज़्यादा, क्योंकि जो है ओशन करंट्स। तो ओशन करंट एक मेजर फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन का सॉइल सैलिनिटी की। एवरेज जो अटलांटिक सी की जो सैलिनिटी है वो 36% पर पार्ट, जो कि हाईएस्ट सैलिनिटी है रिकॉर्डेड बिटवीन 50 to 20 डिग्री लैटिट्यूड। मेडिटेरेनियन की 37% है जो 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ है।
ये ग्रेजुअली डिक्रीज करता है जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये देखो सैलिनिटी, देखो इक्वेटर पे देखो सबसे ज़्यादा 36। क्लोज्ड एरियाज जो हैं वहाँ जहाँ एवेपोरेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे भी सैलिनिटी ज़्यादा होती है। लेक्स में जहाँ रिवर्स ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ सैलिनिटी कम होती है, जहाँ रिवर्स नहीं कम आ रहे हैं वहाँ सैलिनिटी ज़्यादा होती है। हॉट एरियाज़ में जहाँ एवेपोरेशन ज़्यादा होता है वहाँ सैलिनिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि साल्ट रिमेन्स होता है, वाटर कंटेंट उड़ जाता है, ठीक है। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सैलिनिटी का जो है, वर्टिकल देखो, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, करंट्स जो इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, बाकी चीज़ें। Salinity changes with depth, but it always changes depend upon the location of the sea. डेप्थ के साथ सैलिनिटी चेंज होती है, लेकिन हमेशा जो है लोकेशन ऑफ सी भी नेसेसरी है। देखो सैलिनिटी जो सरफेस की है इंक्रीज होती है बाय द लॉस ऑफ वाटर टू दी आइस और एवेपोरेशन से। सरफेस की सैलिनिटी तो एवेपोरेशन से और आइस से जो है अफेक्ट होती है, इंक्रीज होती है, और या डिक्रीज होती है बाय इनपुट ऑफ फ्रेश वाटर, मैंने भी बताया, जैसे रिवर से। लेकिन सैलिनिटी डेप्थ पे फिक्स्ड ही रहती है ऑलमोस्ट। जो डेप्थ ऑफ नीचे वाटर है, जो डेप्थ में, ये तो सरफेस वाटर है ना, जो नीचे डेप्थ में वाटर है उसकी सैलिनिटी ऑलमोस्ट फिक्स रहती है। कैसे? बिकॉज देर इज़ नो वे दैट वाटर इज लॉस्ट और साल्ट इज एडेड, क्योंकि यहाँ ना वाटर लॉस्ट हो रहा है ना साल्ट और ऐड हो रहा है। ये मार्क करता है देर इज़ अ मार्क डिफरेंस बिटवीन द सैलिनिटी सरफेस और जो है डीप ओशंस की जो है सैलिनिटी में फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा। जो लोअर सैलिनिटी है जिसमें नमक, क्लोरीन, सोडियम ये कम है, वो हमेशा हायर रहता है क्योंकि वो स्लाइटली डेंस वाटर है, वो ऊपर होता है हमेशा डेंस वाटर से। तो सैलिनिटी जो है जनरली जो है इंक्रीज होती है विद डेप्थ, क्योंकि सैलाइन वाटर जो है ऊपर रहता है, हल्का होता है, ठीक है। यहाँ एक डिस्टिंक्टिव जोन होती है हेलोस्लीन, ये हेलोस्लीन, ये क्या कहता है, वेयर जहाँ सैलिनिटी इंक्रीज होती है शार्पली। अदर फैक्टर्स बीइंग कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग सैलिनिटी ऑफ सी वाटर काजिंग इट डेंस टू इंक्रीज। हाई सैलिनिटी जो है सी वाटर्स की वो जनरली सिंक बिलो द लोअर सैलिन वाटर, दिस लीड टू स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सैलिनिटी। जो ज़्यादा सैलाइन वाटर होता है वो जो है नीचे डेप्थ में जो है वो जो सैलाइन वाटर है वो ऊपर रहेगा और दूसरा जो है डेप्थ में चला जाता है, ठीक है। एक स्ट्रैटिफिकेशन क्रिएट हो जाता है। जो हाई सैलिनिटी सी वाटर होता है वो जनरली सिंक करता है बिलो द लो सैलाइन वाटर, ठीक है। ये सैलिनिटी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये सब चीज़ें हैं इस चैप्टर में, कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें जनरली याद रखना है कुछ के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सैलिनिटी जो है ओशंस की इम्पैक्ट करते हैं, है ना। थर्मोक्लाइन क्या है, जियोसिंक्लाइन, ये चीज़ें याद रखने की। इसको कैसे डिफाइन किया, परसेंटेज पर और परसेंटेज इन पर पार्ट्स में, है ना। फिर 1000 में ग्राम्स जो 1 kg का, उसमें हमने कितना ग्राम जो है। फिर मेजर्स कौन कौन से जो हैं, क्या है, कौन कौन से साल्ट्स होते हैं, उनकी परसेंटेज क्या है, टॉप जैसे क्लोरीन, सोडियम, फास्फेट, ये चीज़ें याद रखनी है। फिर जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी का क्या फैक्टर है, वो चीज़ याद रखनी है बस। और कौन कौन से फैक्टर हैं जैसे विंड, एवेपोरेशन, सरफेस सैलिनिटी जो है इफेक्ट होती है किससे, फ्रीजिंग और थॉइंग ऑफ आइस से, या ओशन करंट्स का क्या इन्फ्लुएंस है, ये चीज़ें बस याद रखनी। एक बार इसको खुद से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर देखो, ये हमने पढ़ा था, टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कैसे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। ये चीज़ें पढ़नी थी, ठीक है। फिर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स जो है ओशंस की सरफेस पे पाए जाते हैं, एक ये टॉपिक है। इस चैप्टर से सिर्फ मेन ये चीज़ें हमने पढ़नी थी, ठीक है।